कितने सालों से संगीता के लिए लड़का देखने की कयावत जारी थी। माँ सुमन देवी अपनी तीसरी लड़की को हमेशा जाने क्या क्या सुनाती रहती थी। 2 बेटियों की शादी कर चुकी थी और तीसरी यानी संगीता की शादी के लिए परेशान थी, क्योंकि उसके बाद चौथी बेटी मानसी भी इस कारण कुंवारी थी। सुमन जी हमेशा कहती, जाने इसी के मुकद्दर में ऐसा क्या लिखा है कि ब्याह होने में वक्त लग रहा है। अरे जरा बन ठन के रहा कर, शक्ल तो देखो इसकी, यह नहीं कि कभी बेसन ही लगा लिया करे। अरे इसको हमारी और अपनी कुंवारी बहन की जरा चिंता नहीं है। एक हम हैं जो इसके दाग धब्बों तक की चिंता कर रहे हैं। नौकरी से क्या होता है, कुछ देखने दिखाने को भी तो होना चाहिए। संगीता माँ की बातों से मन ही मन बहुत दुखी हो रहती थी। उसे लगता था कि उसकी माँ उसे प्यार ही नहीं करती, क्योंकि मानसी का रंग गोरा और चमकदार होने के साथ साथ वो संगीता से सुंदर भी थी। मगर संगीता की शादी ना हो पाने के कारण उसके मुहासे और एलर्जी से भरा चेहरा ही नहीं था, बल्कि इसका असली कारण लड़के वालों का दहेज मांगना था। हर एक लड़के वाले उसके ऐसे चेहरे के कारण सिर्फ इसीलिए समझौता करते थे क्योंकि संगीता अच्छी नौकरी पर थी। लड़के वाले इसी कारण मोटे दहेज की मांग करते थे। हर बार इस दहेज के कारण रिश्ता होने से पहले ही टूट जाता था। उसके पिता के पास देने को इतना दहेज नहीं था। लड़के वालों को मांग और शादी का खर्च सुनकर वो माथे पर हाथ रख लेते थे। तब संगीता पिता को समझाकर मना करवाती थी। बस यही बात संगीता की माँ को पता नहीं चलती थी। एक दिन पहले संगीता के पिता को फोन पर खबर मिली कि लड़के देखने वाले आ रहे हैं। रिश्ता संगीता की चाची के दूर के रिश्ते से आया था। सुमन जी ने अपने पति धीरज जी से कहा, एक बात बताओ, ये आरती का आना जरूरी है क्या? एक लड़के वालों को खिलाओ पिलाओ, ऊपर से ये भी महारानी आकर बैठ जाएगी। देवरानी नहीं जेठानी की तरह सीना तान कर आ रही है। रिश्ता बताना पुण्य का काम होता है, मगर वो तो एहसान कर रही है। धीरज जी ने कहा, अरे सुमन, इतना बवाल क्यों मचा रही हो? रिश्ता आ गया ये बड़ी बात समझो। 4 साल से तंग हो रहे थे संगीता के लिए। सुमन जी मुंह बनाकर किचन में चली गई। लड़के वाले आए और बातचीत शुरू हो गई। संगीता की चाची आरती ने लड़के की बढ़ा चढ़ाकर तारीफें की। लड़का अच्छी सैलरी पर जॉब करता था और लड़के वालों की कोई मांग भी नहीं थी। इससे धीरज जी थोड़े संतुष्ट थे। सुमन जी आरती की तरफ ऐसे देख रही थी कि जैसे वो झूठ बोल रही हो। बिना मांग का रिश्ता था तो धीरज जी ने मना ही नहीं किया। अगले हफ्ते का रोका तय हो गया और लड़के वाले संगीता को शगुन देकर चले गए। उनके जाने के बाद सुमन जी ने कहा, सुनिए जी, ये आरती के रिश्तेदार हैं तो वो तो सब कुछ अच्छा ही बताएगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक बार इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए? धीरज जी ने कहा, सुमन, पहले तो तुम्हें संगीता से परेशानी थी कि शादी नहीं हो रही है। अब जब हो रही है, आरती से दिक्कत है तुम्हें। आरती पसंद नहीं है और इसीलिए इसके लाए रिश्ते से तुम्हें परेशानी है। देखो, शादी हो जाने दो, बेटी खुश रहे, हमें और क्या चाहिए। सुमन जी खामोश हो गई। उन्हें भरोसा ही नहीं था कि इस जमाने में कोई लड़का बिना दहेज के कैसे मान गया। लड़की नौकरी वाली है तब भी कोई मांग नहीं। कहीं संगीता के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कुछ छुपा तो नहीं रही है ये लोग। सुमन जी का दिमाग ये सोचकर परेशान हुआ जा रहा था और उधर संगीता खुश थी। इतने समय बाद उसे अपने पिताजी के चेहरे पर खुशी और तसल्ली दिखाई दी थी, तो वो मना कैसे करती। और इस बार तो कोई बहाना भी नहीं था। रिटायरमेंट का समय नज़दीक आ रहा था, जिसमें केवल 1 साल महीने का समय बाकी था और संगीता के बाद मानसी की भी शादी करनी थी। बस यही चिंता उनको खाए जाती थी। आज जब संगीता की शादी पक्की हुई तो उनके दिल को काफ़ी तसल्ली मिली। अब घर में रोगी की तैयारी शुरू हो गई थी। दूसरी तरफ आरती की खुशी अपने चरम पर थी। अपने पति से कहती, धीरज, अब तुम देखना हमको कितने तोहफे और कपड़े मिलेंगे, वो भी अपनी पसंद के। और संगीता की शादी करने का तो मैं सोना लूँगी भाभी से। देवरानी हूँ, लेकिन लड़की तो मेरी रिश्तेदारी में जा रही है। मैं तो छोटी होकर भी बड़ी हो गई।
अब देखना कितना मज़ा आएगा। दीदी भले मुंह बनाकर दे, लेकिन तोहफे तो देने पड़ेंगे। सुमन जी कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन जाने क्यों मन नहीं मान रहा था। उन्होंने बार बार धीरज जी से कहा भी कि मुझे तो विश्वास ही नहीं रहा, ये आरती कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही है। ऐसे कैसे उन्होंने कुछ नहीं मांगा। धीरज जी कहते, अरे सुमन, हमारी लड़की गुनी है, उन्हें पसंद आ गई, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। जाने क्यों शादी में खलल डालने को तैयार बैठी हो, अपनी ही बेटी की खुशी देख नहीं पा रही हो। धीरज जी ने झुंझलाहट में कह दिया। लेकिन यही शब्द संगीता ने भी सुन लिए। अकेले में जाकर संगीता रोने लगी। पहले मम्मी को मुझसे दिक्कत थी, मैं तो समझती थी कि शादी ना हो पाने के कारण चिंता में रहती हैं, लेकिन अब शादी रोकने जैसी बातें करती हैं। संगीता को अब अपनी माँ पर शक होने लगा था कि ये सच में मानसी को ही चाहती हैं। एक हफ्ते बाद रोका हो चुका था और शादी की तारीख भी निकाली जा चुकी थी। 3 महीने बाद ही शादी थी और इतने कम समय में ही सारे प्रबंध करने थे। धीरज जी ने संगीता के नाम से शादी के लिए एफडी करवाई हुई थी, जिसे इस समय तोड़ लिया गया और सारे खर्चे उसी से किए जाने लगे। संगीता ने अपने पिता से कहा कि पापा, और पैसे आप मानसी के लिए रखिए, इसकी भी शादी करनी है। लेकिन धीरज ने कहा, बेटे, ये तुम्हारी मेहनत है और आगे के जीवन में काम आएगी। वैसे तो संगीता शादी से खुश थी और खुशी खुशी शॉपिंग भी कर रही थी, लेकिन मम्मी की शादी के प्रति उदारता देखकर उसे मन ही मन दुख होने लगता और उस पर पिता की बातें सुनकर वो माँ के खिलाफ होती चली गई। संगीता का होने वाला पति उसे आए दिन अपने साथ ले जाने लगा और धीरज ने मना भी नहीं किया। सुमन जी ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? ये दोनों शादी के पहले इतना घूम फिर रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है। धीरज जी ने कहा, अरे आज का ज़माना अलग है, दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका मिल रहा है। तुम खामखा हर बात में उल्टा ही सोचती हो। सुमन जी को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। एक दिन संगीता की सास का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि सुमन जी, हम सुजीत को भेज रहे हैं, आप संगीता को साथ भेज दीजिए। क्या है ना कि शादी के लिए साड़ियाँ उसकी पसंद की ही लेनी हैं, वो आ जाएगी तो लहंगा भी सिलेक्ट कर लेगी। सुमन जी मना नहीं कर पाई और संगीता से जाने के लिए कहा। संगीता तैयार हो रही थी कि सुमन जी कमरे में आई तो अचानक से देखा कि संगीता अपने पर्स में अपने एटीएम कार्ड रख रही है। उन्होंने कहा, संगीता, ये सब ले जाकर क्या करोगी? वो लोग दिलवा रहे हैं तो तुझे कार्ड की क्या ज़रूरत है? संगीता ने कहा, अरे मम्मी, ये कार्ड तो अपने लिए रखा है, जिससे कुछ पसंद आए तो मैं भी खरीद सकूं। मुझे भी तो ले जाने के लिए कपड़े की तैयारी करनी है। सुमन जी का माथा यहीं से ठनक गया था। उन्हें किसी बात की आशंका होने लगी थी। इसके बाद एक दिन उन्होंने संगीता को फ़ोन पर कहते सुना, सुजीत, अब हमारी शादी होने वाली है तो तुम्हारा मेरा कुछ अलग ही नहीं। तुम क्या चाहते हो वो बताओ, मैं कोशिश करूंगी। सुमन जी का दिल कहने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने संगीता से पूछताछ करने की कोशिश की तो उसने कहा, मम्मी, आपको तो कुछ पसंद ही नहीं है और मैं उनसे कुछ भी बात करूं, आप सुनने की कोशिश क्यों करती हैं? सुमन जी उसका ये टका सा जवाब सुनकर दंग रह गई और चुपचाप वहां से चली गई। अब शादी को 1 ही महीना रह गया था और बचे हुए सारे काम जल्दी जल्दी खत्म किए जा रहे थे। सुमन जी की बेटी की बेरुखी उनसे बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने इस बार अपनी सास से कहा, अम्मा, मुझे तो संगीता के ससुराल वाले ठीक नहीं लग रहे, ये लड़का भी कुछ गड़बड़ लगता है, कहीं हमारी लड़की फंस ना जाए। आपने देखा नहीं कि आरती किस तरह उसकी तारीफ करके गई थी। आरती ने हमेशा इस घर में अपना हिस्सा लेने की बात की है, आज अचानक वो इतनी अच्छी कैसे हो गई? आपको नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ कर रही है वो? सुमन जी की सास सुभद्रा देवी ने कहा, सुमन, शादी इतने करीब आ गई है, तू अब बोल रही है? तब सुमन जी ने फ़ोन पर सुनी हुई बातें बताई तो सुभद्रा जी को भी शक हुआ। उन्होंने अपने बेटे धीरज से कहा तो धीरज ने कहा, अम्मा, कैसी बातें करती हो? ये सुमन तो इसकी शादी तुड़वा कर रहेगी। अब आप ही बताओ, शादी के पहले क्या लड़का लड़की में बात नहीं होती? ये तो राय का पहाड़ बना रही है और आप इसका साथ दे रही हैं। सास का मन बदल गया और उन्होंने भी सुमन जी से जाकर कहा, सुमन, दिमाग को ठीक रखा कर, जाने क्या सुन लिया?
अब सबको भड़काती घूम रही है। शुक्र है कि मेरे बेटा तेरे बस में नहीं है, वरना तो तुझे शादी रोक कर ही ठंडक पड़ती। सुमन जी ने कहा, अरे माँ, मैं ऐसा क्यों करूँगी, वो मेरी ही बेटी है। सुभद्रा जी ने सुमन जी को थप्पड़ मारकर कहा, देख सुमन, अब तेरी बकवास हमें नहीं सुननी। सुमन जी सास के आगे खामोश रही, लेकिन इतने बड़े बड़े बच्चों के सामने पड़ा थप्पड़ अंदर तक दर्द दे गया था। शादी का दिन आ गया था और मंडप में बैठे पंडित ने सुमन जी से कहा, ससुराल पक्ष को बुलाइए और वर वधू को ले आइए। उधर सुमन जी ने कहा, अम्मा, आप संगीता को बाहर लाने को तैयारी कीजिए। संगीता के ससुराल वाले भी कमरे में फेरों का सामान तैयार कर रहे थे। सुमन जी जैसे ही उनके कमरे में जाने लगी तो उन्होंने अंदर से आरती की आवाज़ सुनी, सुजीत, जो सौदा था वही रहेगा, तुम अब पलट रहे हो। कुछ देर तक सुनने के बाद जब खामोशी हुई तो सुमन जी ने दरवाज़ा खटखटा दिया और मंडप में आने को कहकर चली आई। सभी लोग मंडप में आ चुके थे। सुजीत और संगीता भी फेरों पर बैठ चुके थे। पंडित जी ने मंत्र बोलने शुरू किए तो सुजीत की सास खड़ी होकर बोली, रुक जाइए पंडित जी, ये फेरे नहीं हो सकते। ये सुनकर सुभद्रा जी और धीरज जी सकते में आ गए। सुभद्रा जी बोली, ये क्या कह रही हैं आप, क्यों नहीं हो सकते, क्या गड़बड़ है, सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है, फिर बीच में फेरे रोकने का क्या मतलब है। मगर संगीता की सास खामोश रही। आरती ने आगे बढ़कर कहा, अरे ऐसे कैसे रोक दीजिए, क्या खान कहना चाहती हैं, कोई मांग है तो बता दीजिए। संगीता ये सब तमाशा देखकर खड़ी हो गई थी। धीरज जी कुछ आगे बोलते इससे पहले ही कहीं से आवाज़ आई जो कि सुमन जी के फ़ोन से आ रही थी। सुजीत, जैसा सौदा तय हुआ था वैसा ही होगा। सुजीत ने कहा, मुझे कोई सौदा याद नहीं है मौसी, हटिए, मुझे फेरों के लिए जाना है। तभी आरती ने कहा, सुजीत, ये शादी तोड़ने में मुझे 2 मिनट लगेंगे, नहीं तो 500 गज वाली ज़मीन की मांग करनी पड़ेगी और 2 लाख अलग से। अपने 20 सौदा तो ऐसा ही हुआ था, तुम्हें लड़की नौकरी वाली चाहिए थी, मैंने लाकर दी, लेकिन तुम वादा तोड़ रहे हो कि ज़मीन के पेपर पर साइन कराकर मुझे दोगे। सुमन जी ने रिकॉर्डिंग यहीं पर रोक दी और हाथ बांधकर उसे देखने लगी। उनकी देवरानी आरती बचौकी से उसको देखने लगी। आरती जड़ से बोली, ये सब क्या है। सुमन जी ने कहा, ये वही है जिसे समझने की कोशिश मैं इतने दिनों से कर रही थी। जब तुम रिश्ता लेकर आई थी मुझे शक था, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। धीरज जी सुमन जी के बगल में आकर खड़े हो गए और धीरे से बोले, सुमन, ये क्या कर रही हो, इतने मेहमान हैं, शादी का क्या होगा, कितनी बेइज्जती होगी। सुमन जी ने धीरे से कहा, रुक जाइए, आप देखते रहिए। आरती ने कहा, खुसर फुसर मत करो अम्मा, ये मुझे बदनाम कर रही हैं, जबकि ये सौदा लड़के वालों ने किया था। इन्होंने कहा था कि संगीता सोने के अंडे वाली मुर्गी है, जिंदगी भर हम लोग इसकी नौकरी पर ऐश करेंगे, इसीलिए तो इस बदखूबसूरत लड़की को इन्होंने पसंद किया था। संगीता ने ये सुनकर गुस्से से सुजीत की तरफ देखा और मंडप से निकलकर कमरे में जाकर बंद हो गई और सुजीत जाकर दरवाज़ा पीटने लगा, लेकिन उसने कमरा नहीं खोला। बाहर मंडप में अच्छा खासा तमाशा हो रहा था। सुमन जी ने आरती से कहा, अगर ऐसा है आरती तो ये सुनो, ये तो सबको सुनना चाहिए। अम्मा आप भी सुनिए, इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुमन जी ने फिर से रिकॉर्डिंग चालू कर दी, जिसमें सुजीत की माँ की आवाज़ आई, आरती, हमें तो दहेज चाहिए ही नहीं था, बस लड़की पढ़ी लिखी चाहिए थी, इसमें कौन सा लालच कर लिया हमने, ये रिश्ता तुमने कराया और लालच भी तुम्हारा था। हम तुम्हें रिश्ता कराने के पैसे देने से इनकार करने लगे तो तुमने ही फेरों के इनसे मांगने को कहा था कि इस वक्त मजबूर होकर इन्हें देना ही पड़ेगा। ज़मीन तुमको चाहिए, हमें नहीं, बल्कि मेरे बेटे को तो संगीता बहुत पसंद है, उसका स्वभाव ही उसका गहना है, भला सूरज से क्या होता है। सुजीत ने कहा, मौसी, अब मेरा ज़मीर और आगे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता। पता नहीं मैंने क्यों आपको इस बात के लिए हाँ कहा। आपको ज़मीन चाहिए तो खुद ही अपनी सास से मांग लीजिए। अब आरती ने कहा, तो ठीक है, मैं जाकर बता देती हूँ कि सुजीत की जॉब चली गई है, अब तक आपसे सबसे झूठ बोला था। इसके बाद सुजीत की माँ ने कहा, ठीक है आरती, लेकिन फेरों के समय वह मांग करके हमारी और उनकी इतनी बेइज्जती होगी, इसका अंदाज़ा तुम्हें नहीं है। सुमन जी ने तभी फ़ोन बंद किया और सबकी तरफ देखा। धीरज जी ने कहा, ये सब तुम्हारे पास कैसे आया।
तब सुमन जी ने बता दिया कि वो सबको बुलाने गई थी, तभी बाहर से सब बातें सुनी तो रिकॉर्ड कर ली। लेकिन इससे ये पता चल गया कि सुजीत का परिवार और सुजीत ऐसा नहीं चाहता है। इसीलिए मैंने सुजीत को माँ से कहा कि वो फेरों पर खड़े होकर फेरे रोकने को कह दे, बस उसके आगे मैं देख लूँगी। सब लोग ने सब सुन लिया था। आरती अपराधी की तरह नजर झुकाए खड़ी थी। सुमन जी ने कहा, अम्मा, मैं ना कहती थी कि आरती बिना लालच कुछ नहीं कर रही है, जिसके लिए आपको मुझ पर भरोसा नहीं हुआ था। अब देख लीजिए इसकी हकीकत। आरती की सास ने आगे बढ़कर आरती को एक जन्नाटेदार थप्पड़ खींचकर मारा तो उनके बेटे नीरज ने आगे बढ़कर कहा, अम्मा मारिए इसको, मैं इससे तंग आ चुका हूँ। नीरज ये कहकर चला गया था। सुमन जी ने कहा, आपने देख लिया कि गलती सुजीत की नहीं है। सुजीत ने आकर कहा, पापा जी, मम्मी जी, गलती हमारी भी है, हमें माफ़ कर दीजिए। हमने इनको शुरू में ही ना कह दिया होता तो ऐसा नहीं होता। हाँ, मेरी 5 दिन पहले जॉब चली गई है क्योंकि शादी की तैयारियों में ऑफिस का काम नहीं कर पा रहा था और छुट्टी मिल नहीं रही थी। लेकिन मुझे जल्दी ही नई जॉब ढूंढ लूँगा, ये वादा है आपसे मेरा। सुमन जी ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं दामाद जी। तो सुजीत मुस्कुरा दिया। उसने कहा, मम्मी जी, अब सुमन को कौन मनाएगा? सुमन जी ने कहा, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। पंडित जी, आप शुरू कीजिए। सुमन जी ने जाकर संगीता से दरवाज़ा खुलवाया और सारी सच्चाई बताई। वो माँ के गले से लिपट गई और बोली, मम्मी, आपके कारण इतना अपमान होने से बच गया। चाची ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनके कहने में आकर मेरी सास तो वही करने वाली थी। इसके बाद सब सही हो गया था और खुशनुमा माहौल के बीच संगीता के फेरे हो रहे थे। आरती को उसके किए की सज़ा मिल गई थी।